अमीर माँ लाई गरीब बेटी के लिए खाना। राहुल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे आखिर मुझ में कमी क्या है? जैसे तुम्हारी माँ को लड़की चाहिए, मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। सुंदर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और अमीर भी हूँ। देखो पूजा, मैं मानता हूँ कि हमारा रिश्ता पिछले 8 साल से है, लेकिन अब जब माँ हमारे इस रिश्ते के लिए मान ही नहीं रही तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ के खिलाफ भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हें पिछले 8 साल से जानता हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं पिछले 29 साल से जानता हूँ। अब 8 साल के रिश्ते के लिए मैं अपनी माँ का दिल नहीं दुखा सकता। पूजा बार बार राहुल के आगे गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन राहुल था कि उसे पूजा की फीलिंग की कोई कदर ही नहीं थी और वो पूजा को रोते हुए रोड पर ही छोड़कर चला जाता है। कुछ ही देर बाद रोती बिलखती पूजा भी अपने घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके माता पिता हॉल में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। पूजा की आंखें लाल देख उसके पिता रघु पूजा से सवाल करते हैं, पूजा, तुम्हारी इस तरह आंखें क्यों लाल है और चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है? सब कुछ ठीक तो है ना? पूजा अपने पिता की ये बात सुनती है कि इतने में वो दरवाजे पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। अब क्या था, रघु तुरंत अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और थोड़ी देर बाद रघु अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाता है। उनके फैमिली डॉक्टर पूजा का चेकअप करते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? चिंता वाली कोई बात तो नहीं ना? चिंता का विषय है रघु जी, दरअसल आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और वो भी 2 महीने की। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर मानो रघु और कविता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर अब पूजा को दवाई देकर वहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन रघु और कविता पूजा के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद जब पूजा होश में आती है तो रघु और कविता पूजा से सवाल करते हैं, कहाँ तूने अपना मुंह काला करवाया है? अरे मोना, हम लोग इस शहर के सबसे बड़े और रईस इंसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारा नाम इज्जत सब मिट्टी में मिला दे। चुप रहो कविता, मुझे पूजा से बात करने दो, जाओ तुम यहाँ से। रघु के चिल्लाने पर कविता वहाँ से चली जाती है, जिस पर रघु उससे प्यार से पूछता है कि आखिर बात क्या है, और पूजा उसे सारी बात बता देती है। अब पूजा के मुंह से सारी सच्चाई जानकर रघु हैरान हो जाता है, पर फिर भी वो अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है, देख बेटा, वो लड़का जो तेरे साथ पिछले 8 साल से एक रिश्ते में था, उसने अपनी माँ के लिए तुझे छोड़ दिया। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि तू भी उसकी निशानी मत रख, इस बच्चे को अबॉर्ट करा दे। ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी आप? माना राहुल मुझे धोखा देकर गया है और वो मुझे अपनाना नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी कोख में पल रहे बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दूं। पिताजी, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। पूजा की बात सुनकर रघु कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रघु और कविता बार बार पूजा को बच्चा अबॉर्ट करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन पूजा हर बार यही बोलती है कि उसे ये बच्चा रखना है। ऐसे ही एक दिन सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी कविता अपनी बेटी पूजा के आगे शर्त रखती है, देखो पूजा, तुम जिस तरह इस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही हो, उससे साफ जाहिर है कि हम चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन तुम अपना अबॉर्शन नहीं करवाओगी। वो इसलिए माँ, क्योंकि मैं अपने होने वाले बच्चे से प्यार करती हूँ और कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। तो ठीक है पूजा, हम तुम्हें अबॉर्शन करवाने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। तुम इस बच्चे को जन्म तो दोगी, लेकिन यहाँ नहीं, बल्कि मुंबई के बांद्रा इलाके में। पर उस बच्चे का जन्म होते ही वो बच्चा हम तुमसे अलग कर देंगे। उसकी परवरिश अच्छे से होगी, लेकिन तुम उसे नहीं पालोगी, बल्कि इस बच्चे के बाद तुम वहाँ शादी करोगी जहाँ हम कहेंगे। पूजा अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, वो उसकी अच्छी परवरिश भी चाहती थी, पर शायद ये तब तक मुमकिन नहीं था जब तक पूजा अपने बच्चों के साथ रहती। सिर्फ इसलिए उसने अपनी माँ की शर्त मान ली। कुछ दिनों में पूजा अब अपनी मौसी के घर मुंबई चली जाती है और देखते ही देखते 9 महीने गुजर जाते हैं। 9 महीने बाद पूजा एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। पूजा उसे अपनी गोद में लेकर उसे खिलाई रही होती है कि तभी कविता आती है और उसे उसके बच्चे से दूर कर देती है। कुछ देर बाद कविता पूजा के बच्चे को एक नर्स के हाथ में देकर कहती है, देखो नर्स, चाहे तुम इस बच्चे को कहीं जिंदा फेंक दो या फिर किसी को दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लड़की दोबारा मेरी बेटी के आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? इसके बदले मैं तुम्हें मुंहमांगी रकम दूंगी। कविता की बात सुनकर नर्स अपना सर हाँ में हिलाती है और पूजा की बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अब पूजा भी अपनी माँ के साथ अपने शहर लौट आती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते पूजा की शादी विवेक नाम के लड़के से हो जाती है, जो मुंबई में रहता था। उसकी शादी को लगभग 8 साल बीत गए थे, लेकिन अब तक पूजा को कोई बच्चा नहीं हुआ। ऐसे ही एक शाम पूजा अपने पति के साथ मार्केट जाती है, जहाँ वो एक 8 साल की बच्ची को देख भावुक हो जाती है, क्योंकि वो लड़की कूड़े में से खाना निकाल रही थी। ये देख पूजा उसके पास जाती है और, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस तरह कूड़े में से खाना निकाल कर क्यों खा रही हो? आंटी, मेरा नाम नेहा है और मैं इस कूड़े से खाना निकाल कर खुद नहीं खा रही, बल्कि मैं ये खाना अपनी माँ के लिए ले जा रही हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर ने बोला है अगर उन्हें सही से खाना नहीं दिया तो वो मर जाएगी, और अगर माँ मर गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा?
मासूम नेहा की बात सुनकर मानो पूजा का कलेजा फटने को हो जाता है और वो उसे तुरंत गले से लगा लेती है। तभी विवेक वहाँ आता है और पूजा को इस तरह देख विवेक उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है, पूजा तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसे ही किसी भी बच्चे को गले नहीं लगा सकती। देखो कितनी गंदी हो रही है वो, और वो कूड़े में से खाना निकाल रही है। विवेक, इस बच्ची को हमारी जरूरत है। न सिर्फ इस बच्ची को बल्कि इसकी माँ को भी हमारी जरूरत है। क्यों ना हम इसकी थोड़ी मदद कर दे। पूजा की बात सुनकर विवेक भी राजी हो जाता है और अब वो दोनों नेहा को एक मॉल में ले जाते हैं। उसके कपड़े बदलवाते हैं और उसको पेट भरकर खाना खिलाते हैं। कुछ ही देर में वो उसकी माँ के लिए खाना पैक करवा कर उसे घर भेज देते। तो वहीं नेहा अपने हाथ में खाना लिए अपनी गरीब माँ के पास जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, माँ उठो, खाना खा लो, देखो मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। नेहा की बात सुनकर आरती अपनी आंखें खोलती है और इतना अच्छा खाना देख वो उससे सवाल करती है, बेटा नेहा, ये खाना किसने दिया तुझे? माँ की बात सुनकर अब नेहा सारी बात बताती है और आरती भी वो खाना खा लेती है। अब अगले दिन नेहा को पूजा फिर मिलती है, पर इस बार भी पूजा नेहा को अच्छा खाना खिलाती है और उसकी माँ के लिए खाना भिजवाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अब आए दिन पूजा नेहा से मिला करती। ऐसे ही एक दिन विवेक पूजा से कहता है, पूजा तुम इस लड़की की इतनी मदद क्यों करती हो? तुम्हारे अंदर इसको लेकर इतनी दया भावना क्यों है? मैं नहीं जानती विवेक, ऐसा लगता है इस बच्ची से मेरा सदियों पुराना कोई रिश्ता है। इसको गले लगाती हो तो सुकून मिलता है। तुम बिल्कुल इसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती हो। ऐसा लगता है कि एक अमीर माँ अपनी गरीब बेटी के लिए हमेशा खाना ले जाती है और उसे बड़े ही प्यार से खिलाती है। विवेक की बात सुनकर पूजा मुस्कुराती है। समय गुजरता है। एक दिन पूजा और विवेक नेहा के साथ उसके घर जाते हैं, जहाँ पूजा आरती को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि आरती कोई और नहीं बल्कि वही नर्स थी जिसने उसकी माँ से उसकी बच्ची को लिया था। तुम और तुम्हारी ये हालत? पूजा, शायद भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी है। मुझे कैंसर है और ये कैंसर आखिरी स्टेज पर है। मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, पर भगवान ने एक माँ को एक बेटी से ज्यादा दिन दूर नहीं रखा। देश से ही सही, पर तुम अपनी बेटी से मिल चुकी हो। क्या मतलब? मतलब ये पूजा की नेहा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। उस दिन तुम्हारी माँ ने मुझे पैसों के साथ तुम्हारी बेटी सौंपी तो मैंने तुम्हारी बेटी को खुद की बेटी बनाकर पाल लिया। पर हाँ, मैंने पैसों का लालच किया था। शायद उसकी सजा मुझे भगवान इस तरह दे रहा है। पूजा और आरती की बात सुनकर विवेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो ये सब सुनकर पूजा से सवाल करता है, पूजा आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? विवेक का सवाल सुनकर अब पूजा उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर विवेक थोड़ी देर चुप रहता है। पर क्योंकि विवेक एक बहुत ही समझदार इंसान था, इसलिए वो पूजा से कहता है, पूजा, मैं ना तो राहुल हूँ और ना ही कभी बनना चाहूंगा। देखो पूजा, मैं तुम्हारा पति हूँ और हमें भी कोई बच्चा नहीं हो रहा। और वैसे भी नेहा भले ही राहुल की बेटी हो, लेकिन उसे मैं अपना नाम दूंगा। विवेक की बात सुनकर पूजा भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से चाहकर भी आंसू नहीं रुकते। जिसके बाद पूजा अब नेहा को अपने घर ले जाने लगती है कि तभी नेहा अपनी माँ से कहती है, पूजा मम्मा, मुझे नहीं पता आप मेरी माँ हो या नहीं, लेकिन मेरी नजरों में मेरी माँ भी बिस्तर पर है। वो काफी बीमार है। मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकती। लेकिन मेरी बच्ची तेरी असली माँ है, तुझे उनके साथ जाना होगा। मेरा क्या है, 1-2 दिन में मैं भगवान के पास चली जाऊंगी, लेकिन मेरे बाद तेरी माँ तेरा सहारा बनेगी। तो ठीक है ना, अब जब तक इस दुनिया में हो तब तक मैं आपके साथ रहना चाहूंगी। इतना बोलकर नेहा अब अपनी माँ के गले से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब आरती अपना दम तोड़ देती है। इस तरह विवेक और पूजा आरती का अंतिम संस्कार करते हैं और वो नेहा को लेकर अपने घर चले जाते हैं। इस तरह एक बिछड़ी बेटी अपनी सगी माँ से मिल जाती है। यशोदा का पति जब उसके सामने दूसरी शादी करके आया तो उसके पैरों तले तो जैसे जमीन ही निकल गई। जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसे घर से निकाल दिया गया। यशोदा अपनी बेटी के साथ अपने मायके अपने भाई के घर चली। उन्होंने आपको घर से निकाल दिया और आप भी मुंह उठाकर यहाँ चली आई। अरे हमारा भी तो घर बार है, हमारी लाइफ भी तो डिस्टर्ब होती है। और जो तुम्हारी शादी पर हमने तुम्हें दहेज दिया है उसका क्या? वो सब ऐसे ही छोड़कर आ गई? तो मैं क्या करती भैया, उनसे लड़ने बैठती। मेरी बेटी छोटी है, इस पर क्या ही असर पड़ेगा। इतनी चिंता होती ना आपको तो अपने पति के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती। यूं मुंह उठाकर नहीं चली आती मायके। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था यहाँ आने के अलावा। मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, फिर मैं कोई न कोई ठिकाना ढूंढ लूंगी। अब वो अपने कमरे में जाते हैं। माँ, पहले तो मामा मामी हमें कितना प्यार करते थे और कितने अच्छे से पेश आते थे, लेकिन अब तो ये हमसे कैसे बातें कर रहे हैं। यशोदा के पास उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं था। अगले दिन अपनी बेटी को घर पर छोड़कर यशोदा काम की तलाश में निकल जाती है।
घर पर नीतू अपनी मामी की 5 साल की बेटी नेहा के साथ खेल रही थी। तभी उसकी मामी, ये क्या इतनी बड़ी होकर यहाँ हंसी ठिठोली कर रही है? चल जा, जाकर घर के कामकाज कर ले। अपनी मामी की ऊंची आवाज सुनकर डरते हुए नीतू रसोई में जाकर काम करने लगती है। शाम को यशोदा घर लौटती है। क्या हुआ मोहतरमा, कहीं काम मिला या यूं ही मटर गश्ती करके आ गई? काफी जगह काम की तलाश में गई लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली भाभी। नहीं मिली? हे भगवान, पता नहीं कब तक मुफ्त का राशन तोड़ेगी। खैर जाओ, अब वो ऑफिस से आते होंगे, जल्दी से रसोई में जाकर खाना बनाकर तैयार कर दो। यशोदा चुपचाप रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। सबको खाना खिलाने के बाद वो जूठे बर्तन भी धोती है। अगले दिन वो फिर घर का काम जल्दी खत्म करके काम की तलाश में जाती है और दिन में थकी हारी घर लौटती है तो पंखा चलाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी उसकी भाभी आकर पंखा बंद कर देती है। फ्री की बिजली नहीं आ रही है अब, आज कहीं काम मिला या नहीं? हाँ भाभी, मुझे एक जगह नौकरी मिल गई है। शुक्र है ऊपर वाले का, नहीं तो मुझे लगा था कि ऐसे ही तुम दोनों का बोझ हमें ढोना पड़ेगा। कुछ दिन बाद अपने भाई से कुछ पैसे उधार लेकर वो एक किराए के कमरे में चली जाती है। साथ ही वो अपने भाई को वादा करती है कि वो जल्द ही पैसे लौटा देगी। अब वो अपनी बेटी के साथ किराए के कमरे में रहने लगती है। फिर एक रोज, बेटी अब तू कल से स्कूल जाना शुरू कर दे, पहले ही तेरी पढ़ाई का काफी नुकसान हो गया है। लेकिन माँ, मेरी किताबें और बैग तो घर पर ही रह गया। अरे हाँ, उस रोज जल्दबाजी में मैं लाना ही भूल गई। अब वो अपनी पड़ोसन को फोन करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो नीतू के पिता के यहाँ से उसका स्कूल बैग और किताबें ले आए। वो औरत उसका सामान पहुंचा देती है। अब नीतू के स्कूल जाने के बाद यशोदा भी काम पर जाने लगती है। यशोदा एक फैक्ट्री में काम करने लगती है। सुबह से शाम तक वो काफी थक जाती थी। एक रोज, माँ तुम काफी थक जाती हो ना? आप चिंता मत करो, एक दिन ना मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी बन जाऊंगी, फिर हम इन सब का ना मुंह बंद कर देंगे। मेरी बच्ची, तू लोगों की बातों पर इतना ध्यान मत दे और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान रख। कामयाब बनो और सबकी बोलती बंद कर दो। अब माँ, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अमीर बनना, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ इंसान की तभी इज्जत है जब उसके पास पैसा हो। अब हमें मेहनत करके अमीर बनना है। अब दोनों माँ बेटी दिन रात मेहनत में लग गई। यशोदा भी अपनी नौकरी में जी तोड़ मेहनत करती और नीतू भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती। ऐसे ही समय बीता। अब नीतू ने 12वीं पूरी कर ली और अब वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाती है। ऐसे ही समय बीता। एक रोज यशोदा काम से लौट रही थी, तब उसने सड़क पर एक आदमी को देखा। लॉटरी है, ले लो लॉटरी, सिर्फ 20 रुपए में ही। 20 रुपए दो और करोड़पति बन जाओ। 20 रुपए में करोड़पति? भैया ये क्या कह रहे हो? हाँ ये लो लॉटरी, 20 रुपए में खरीद लो और बन जाओ करोड़पति। यशोदा 20 रुपए में लॉटरी खरीद लेती है और घर आ जाती है और उस लॉटरी को मंदिर में रख देती है। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार था तो यशोदा बड़ी दुखी थी। वो अपनी माँ को उदास देख, माँ अब छोड़ो ना, मामा जी ने इतने सालों में तुम्हें कभी याद नहीं किया, तुम्हें कभी पूछा तक नहीं, और तुम आज भी उन्हें याद करती हो। क्या करूं बेटी, वो मेरा भाई है और त्योहार आने पर मन भारी हो जाता है तो क्या करूं। और वो ना सही, लेकिन मैं तो आज भी उसे अपना भाई मानती हूँ। तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन वो वक्त जरूर आएगा जब वो आपसे मिलने आएंगे। चलो अब मुस्कुरा दो, आज मैं तुम्हारी पसंद की खीर बना रही हूँ। फिर एक रोज, माँ माँ माँ, मेरी प्यारी माँ। क्या हुआ? माँ, तुम्हारी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है, मैं सरकारी बैंक में मैनेजर लग गई हूँ। सच मेरी बच्ची, खुश रहे, आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जी, यशोदा जी का घर यही है? जी बताइए, मैं ही यशोदा हूँ। मैडम, आपने कुछ वक्त पहले लॉटरी खरीदी थी। लॉटरी? हाँ याद आया, वो तो मैंने भगवान जी के मंदिर में रखी थी और देखना ही भूल गई। मैडम, आपकी किस्मत जाग गई है, आपको पूरे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। ये सुनते ही यशोदा तो जैसे बेहोश हो जाती है। फिर नीतू उस पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाती है। नीतू बेटी, हम अमीर हो गए, हम माँ बेटी के सारे दुख दूर हो गए। हाँ माँ, अब हम गरीब माँ बेटी अमीर हो गई। उस दिन के बाद तो उन दोनों माँ बेटी का रहन सहन ही बदल गया। अब वो एक बड़ी कोठी में रहने लगी जहाँ नौकर चाकर थे। साथ ही उनकी कोठी के बाहर बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। उसके भैया भाभी को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो यशोदा से आकर माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो दीदी, हमसे गलती हो गई, लेकिन आज आपको आपकी मेहनत का और नीतू को भी उसकी मेहनत का फल मिल गया, तभी तो आज इसकी सरकारी नौकरी लग गई और आपकी लॉटरी भी। जिस वक्त हमें आपका साथ देना चाहिए था, उस वक्त हमने भाई भाभी होकर भी आपका साथ नहीं दिया।
हाँ बहन, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, जिसने जो कर्म किया है उसे वो भोगेगा। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। अब दोनों माँ बेटी उन्हें माफ कर देती हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी काटती हैं। Thanks for watching.